हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो जैव मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, जैव मॉलिक्यूल्स जो कि जिसको बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। कौन सा रहेगा? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैव अणु। कौन सा? जैव अणु। देख भाई, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको कक्षा 12 का टॉपिक है। कौन सी का? कक्षा 12 का। कक्षा 12 कौन कौन सी गुरुजी? आरबीएससी में भी पूछता है और तेरा सीबीएसई में भी पूछेगा ये। ठीक है, मतलब ये चैप्टर है आपके आरबीएससी में भी पूछता है और सीबीएसई में भी, और 3 नंबर का चैप्टर है आपके। 3 नंबर कंफर्म है। यहाँ से पूछता क्या है? पहली चीज तो इस टॉपिक में जो चीजें पूछने की होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर। वो क्या पूछता है सबसे ज्यादा? स्ट्रक्चर किसकी? स्ट्रक्चर इसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे आपको ग्लूकोज, ठीक है, जैसे आपको फ्रक्टोज, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर? ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर। पहली कौन सी? अल्फा एनोमर्स की बात करेगा, ठीक है, या फिर बीटा एनोमर्स की बात करेगा। मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है एनोमर्स वगैरह सारी चीजें। इसी तरह फ्रक्टोज में भी अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स की बात कर सकता है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पूछ सकता है। इसके साथ साथ दूसरी एक चीज इनके हार्वर्ड फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा? हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी इनकी पूछ सकता है। कभी कभी इनकी हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। मोस्टली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ इनके अल्फा एनोमर्स, बीटा एनोमर्स क्या होते हैं वो चीजें ध्यान में रखनी होगी, और हार्वर्ड स्ट्रक्चर इसकी देखनी होगी। ये चीजें आपका 1 या 2 नंबर में यहाँ से पूछ लेता है गुरुजी। उसके बाद में क्या पूछता है इसमें? उसके बाद में प्रोटीन से आगे के चैप्टर में, क्योंकि इसका चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है, तो उसमें आगे से पूछता है। तो आपको यहाँ तक का जो मैं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, जो पढ़ेंगे वो चीज अपन या तो कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आगे से सॉल्व होता है। ध्यान दियो इस चीज के बारे में। तो आपको क्या करना, आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को ढंग से पढ़नी है। पहली चीज तो अपन पढ़ेंगे जैव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपने टॉपिक से पता ही है, अपने चैप्टर का नाम क्या है? जैव यानी बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब जैव अणु। ठीक है, तो जैव अणु किसको बोलते हैं? जैव मतलब जीव जंतु में, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स वगैरह, लिविंग कुछ भी हो, ठीक है, उनमें बोलते हैं जैव। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? जैव। ठीक है, जैव मतलब जीवित प्राणियों में, ठीक, क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। किसके? वो चीज देखेंगे। आई बात समझ में? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से पता चलता है अपन को कि सर इसमें किसी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है जो किसमें पाया जाता है? जीव जंतुओं में पाया जाता है, मतलब सजीवों में पाया जाता है, लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका सिस्टम होगा, ठीक है, उन चीजों में ये पाया जाता है। लिविंग सिस्टम जो भी होगा उनमें कौन सी चीज पाए जाते हैं? तेरे बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो अपना शरीर होता है, ठीक है, अपनी जो बॉडी होती है, किसी भी जो भी सजीव एलिमेंट है, लिविंग सिस्टम है, उसकी जो बॉडी होती है ना, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है भाई? सेल से। आई बात समझ में? अब बात करते हैं गुरुजी सेल। ठीक है, सेल मतलब तेरी कोशिका। सेल मतलब तेरी कोशिका, मतलब जो अपना शरीर बॉडी बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है। अब बात आती है गुरुजी कोशिका, उसके बाद में आगे चलेंगे अपन। कोशिका ये आपके बायो का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? बायो का। ठीक है, सेल क्या होती है? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और कब की थी इसकी डिस्कवरी? 1665 के 1665 में इसकी क्या की थी? डिस्कवरी। किसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, कब किया था इसकी डिस्कवरी? 1665 में। किसकी? सेल की। किसकी है? सेल की। और उसने क्या बताया था कि अपने शरीर का जो बाह्य आवरण होता है वो किसका होता है? कोशिकाओं का होता है। अरे ये कोशिकाएं किसकी मिलकर बनी होती है? ये कोशिकाएं जो सेल होती है ना, ये प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात, सर कोशिका के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये आपके हालांकि बायो का टॉपिक है, लेकिन आरबीएससी वालों के, क्योंकि आरबीएससी वालों के ये थोड़ा सा टॉपिक कहां दे रखा है? आपके बायोमॉलिक्यूल्स में भी दे रखा है। पूछ रखा है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, जो तेरी एनिमल सेल्स होती है उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो पहली चीज तो सेल क्या होती है? अपने शरीर का जो बाह्य आवरण होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और ये क्या होती है? कोशिका क्या होती है? अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं अपन? सेल को बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है अपने शरीर की। ठीक है, और इसके मुख्यतः 3 भाग माने गए कोशिका के। कोशिका के 3 भाग कौन कौन से? एक तो तेरी कोशिका झिल्ली,
तेरी कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, पहली तो तेरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य। पहला तो तेरा कोशिका झिल्ली, दूसरा तेरा क्या दे रखा है, कोशिका द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और उसके बाद में एक चीज और आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। अब ध्यान से देख, पहली चीज तो तेरी कोशिका, गुरुजी कोशिका क्या होती है, अपने शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, मतलब अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई, मतलब संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई होती है वो सबसे छोटी इकाई यही है अपने शरीर की, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर एक लाइन में पढ़े तो कैसे बोलेंगे कि अपने शरीर की बस छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के रूप में कोशिका को जाना जाता है। कोशिका अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसके 3 पार्ट होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सबको पता है कोशिका झिल्ली क्या होती है, शरीर के बाह्य आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है, जिसको शक्ति हाउस भी बोलते हैं, अपने कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस मतलब शक्ति गृह। उसके आगे आपको केंद्रक मिलेगा, केंद्रक में भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ये केंद्रक क्या होता है, बिल्कुल नाभिक में होता है, जो क्या करता है, कोशिका के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। या बायो में पढ़ोगे, कोशिका के सभी कार्य को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। ये चीजें थी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स सर हमारी बॉडी है ना वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। और सेल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। सेल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अरे पता चल रहा है, सेल का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। और ये प्रोटीन होता है ना, सेल्स का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहली चीज, बॉडी का निर्माण सेल से। सेल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। अब बात आती है सेल की जो रिएक्शन होती है ना, सेल की रिएक्शन, किसकी, सेल रिएक्शन, ठीक है। ये सेल रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, हार्ड रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप रिएक्शन होती है। और कई जटिल अणु मतलब हार्ड मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हार्ड मॉलिक्यूल्स। अब हार्ड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आते हैं, हार्ड मॉलिक्यूल्स में जैसे तेरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तेरा कार्बोहाइड्रेट, जैसे तेरा इसी की बात करें तो अपन हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन। हार्ड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, ठीक है। इसके साथ ही आपकी बात आती है वसा मतलब लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, लवण, खनिज, एंजाइम्स, विटामिन्स। ये चीजें क्या होती है, हार्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, बहुत सारे लिपिड, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें पाई जाती है, सर साल्ट्स, अपने शरीर में बहुत सारे साल्ट्स भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हार्ड मॉलिक्यूल्स, जिनकी रिएक्शन कहां होती है, सेल में। जिनकी रिएक्शन कहां होती है, सेल में। सेल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। क्या काम करती है, ये एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है उपापचयी रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, उपापचयी रिएक्शन। सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, उपापचयी रिएक्शन। और उपापचयी रिएक्शन के फलस्वरूप है किसका, कौन, हार्ड मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इजी मतलब सरल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें रे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अच्छा बात आती है गुरुजी इनका हार्ड मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, सेल। सेल कौन सी रिएक्शन से, उपापचयी रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से, उपापचयी रिएक्शन। और उपापचयी रिएक्शन उपापचयी रिएक्शन जो रिएक्शन होती है उसको एनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। मतलब एनाबोलिज्म रिएक्शन के फलस्वरूप हार्ड मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन सेल में होती है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी सेल को, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने शरीर के लिए एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो अपने शरीर में कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई डिजीज उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। उससे बचने के लिए सेल में ये रिएक्शनें होती रहती है। और इसीलिए अपन चीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन,
से ये चीजें खाते पीते रहते हैं। तो ये अपने लिए शरीर के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं अपन? बायो मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स अपने शरीर के लिए असेंशियल होते हैं, ठीक है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं अपन? बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड वगैरह या साल्ट वगैरह, ये तेरे क्या होते हैं? सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे अपने चैप्टर में। ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स है ना, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो स्टडी करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट की। किसकी करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। तो अपना टॉपिक लगाते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा। यहां तक जो पढ़ाया उसमें तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अपने सिंपल सा पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स किसकी? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा तो मैंने बताया आप लोगों को कि अपना शरीर किसका? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स का मिलकर बना होता है। सेल किससे मिलकर बनी होती है? सेल में गुरुजी प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और जो अपने सेल में जो मतलब कोशिका में जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो उपापचय विक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जितने भी जटिल अणु हैं, जैसे तेरा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, जो भी तेरा साल्ट्स वगैरह होगा, जो भी तेरा हार्मोन्स वगैरह होगा, ये सारे के सारे जो भी जटिल मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें उपापचय रिएक्शन के फलस्वरूप सरल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो जो जटिल मॉलिक्यूल्स है, इन्हीं जटिल मॉलिक्यूल्स को ही अपन क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? ठीक है, अब चलते हैं। पहला बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है गुरुजी कार्बोहाइड्रेट होता क्या? देख, पहली चीज हिंदी मीडियम, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देखो, जिनको पता चल जाएगा कि गुरुजी ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो कौन सा है तेरा? कार्बो, और दूसरा कौन सा है? हाइड्रेट। पहला तो तेरा कार्बो और दूसरा कौन सा है तेरा? हाइड्रेट। देखिए एक बार से कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर ये मॉलिक्यूल्स बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है गुरुजी कार्बो का मतलब क्या होता है? ठीक है, कार्बो का सीधा सा मतलब किससे लिया इसने? कार्बन से। कार्बो का सीधा सा मतलब किससे लिया? कार्बन से। और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, जल। वाटर को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रेट। ठीक है, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल। कभी कभी तो बोलता रहता ना इंग्लिश में क्या कि मेरी बॉडी का तो डिहाइड्रेशन होने लग गया। अब वहां पे हाइड्रेशन मतलब आपके जल बाहर निकलने लगे, आपकी बॉडी में जल की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, H2O की कमी हो गई। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, वहीं से वर्ड मिला आपको हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या है? H2O। और कार्बो का मतलब कार्बन। मतलब इसमें क्या हुआ गुरुजी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो कार्बन और दूसरा क्या होता है उसमें? H2O, जल होता है। एक तो कार्बन होता है, दूसरा क्या होता है उसमें? जल। तो जो कार्बन युक्त जो भी जल होगा वो तेरा क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है सर, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन के जल युक्त यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के जल युक्त यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बन से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े, उसके बाद में जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहा है उसी को मैं क्या बोलूंगा? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इसी के नाम से देख ले। अगर कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक है, H2O के मॉलिक्यूल्स एक है, तो इस दोनों से जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो क्या बनेगा? CH2O। CH2O आई बात समझ में? तो मैं इसके तो क्या लगा देता हूं? कार्बन के तो X है, और जो मेरा H2O मॉलिक्यूल्स होगा इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? Y से। जहां पे X और Y कार्बन परमाणु की संख्या और H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। X तो क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और जो HY है वो क्या है? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर अपन एक दो कंपाउंड्स की बात करते हैं कि गुरुजी मैं इनकी बात करूं। जैसे सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़ा, उनमें सबसे पहला तो पढ़ता है ग्लूकोज। सिंपल सा तेरा जाना पहचाना है। जब तू ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखता है तो लिखता है C6H12O6। क्या गुरुजी ये कार्बोहाइड्रेट है? देखते हैं, अगर इस फॉर्मूले में बैठ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं x बराबर भी 6 रख दूं और y बराबर भी क्या रख दूं? 6 रख दूं, x और y दोनों की वैल्यू क्या रख दूं? मैं 6 रख दूं, तो क्या फॉर्मूला बनता है मेरा? देख यहाँ पे सर x बराबर मैंने 6 पुट किया, x बराबर 6, और y बराबर भी मैंने क्या पुट कर दिया? 6। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है तो C6 है H2O का होल 6, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं ना, C6 है H12 और O6। क्यों? गुणा कर दें, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरह से मेरे किसका फॉर्मूला हो गया? ग्लूकोज का। तो जो ग्लूकोज होती है ये मेरा एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह मैं फ्रक्टोज की बात करूं
ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसका भी फॉर्मूला सेम है, मतलब ये भी सर मेरा क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह मैं सुक्रोज की बात करूं, ठीक है। हाँ, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें C12 मतलब गुरुजी H बराबर, तो आपने क्या पुट कर दिया 12, C12H22O11, तो Y बराबर क्या पुट किया आपने, 11 पुट कर दिया। लगा पुट कर, x की वैल्यू 12 पुट किया, तो इसमें जब x की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो C12H2O का होल 11, मतलब जो H2O है यहाँ पे 11, तो C12 11 दूना 22 है, तो H22O11। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया तेरा, सुक्रोज का आ गया। किसका आ गया रे तेरा, सुक्रोज का। आई भी बात समझ में, ध्यान दियो इस चीज के बारे में। अरे पता चल रहा है कुछ तेरे को क्या बता रहा हूं। इसी तरह मैं बात करूं स्टार्च की, किसकी बात किया, स्टार्च की। अब स्टार्च का जो फॉर्मूला आप हमेशा पढ़ता आ रहा है वो क्या है, C6H10O5 है, C6H10O5। कुछ नहीं करना, C6H12O6 होता है, O6। यहाँ पे कम क्या है गुरुजी, यहाँ पे देख, एक तो दो तो हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है, मतलब एक H2O किस में से निकाल दिया, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या निकाल दिया, एक H2O, क्या बन गया तेरा, स्टार्च बन गया। ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूले होते हैं, निकलता नहीं है, निकालने से ऐसा कुछ नहीं बनता। मैं एक तो जनरल वे में तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा तू कर सकता है, ठीक है। तो इसका जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो बात आती है सर, यहाँ पे x बराबर तो 6 है और y बराबर क्या है 5। बस इतना सा ध्यान रखना, x बराबर तो 6 है, y बराबर 5। जितने ये ऑक्सीजन एटम होंगे ना, उतनी ही तेरी y की वैल्यू होगी। इस तरह से तेरा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, सुक्रोज और स्टार्च, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तेरे जैव मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये किसमें काउंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। क्यों, क्योंकि सर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है गुरुजी, क्या ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे, वो सारे के सारे क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे? ऐसा दोनों ही बात ट्रू नहीं है। बात को समझे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इस फॉर्मूले को फॉलो करें, C6H2O का होल y इस फॉर्मूले को फॉलो करें, वो कार्बोहाइड्रेट हो, जरूरी नहीं है। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो करें, ये भी जरूरी नहीं है। आई बात समझ? तो सर इसी को बताया क्यों आपने भी रे, ये इसलिए क्योंकि तेरे जब भी सिंपल से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के बेस पे चलते हैं, और इसी के अपन को इसको तोड़कर अपन ने इसकी सिंपल फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। अब आगे देख सर, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेप्शनल केस, मतलब अपवाद। एक्सेप्शनल केस मतलब एक्सेप्शनल, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, एक्सेप्शनल। अब वो क्या होगी कार्बोहाइड्रेट की एक्सेप्शनल केस, उनमें से पहली बात करूं कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे वो उससे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कोई ऐसा एग्जांपल है वो चेक करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं अपवादों की, किसकी बात करता हूं, अपवादों की। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केस। अपवाद कौन कौन से, जैसे गुरुजी फॉर्मूला तो क्या था, CH2O का होल y, ये तो तेरा क्या था फॉर्मूला। अब एक बात करता हूं मैं किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। क्या होता है, HCHO, मतलब C डबल बॉन्ड O, H और H, ये तेरा किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देख क्या इसमें कार्बन है, बिल्कुल है गुरुजी, कार्बन कितना, एक है। क्या H2O है गुरुजी, बिल्कुल है, HOH, मतलब गुरुजी इसमें H2O, कितने मॉलिक्यूल्स, एक ही है, मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल गुरुजी फॉलो कर रहा है। क्या कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड की तरह कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती भाई, फॉर्मूला सेम होने से मतलब नहीं होता, उसमें उसकी जैसी प्रॉपर्टीज भी पाई जानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला अगर सेम है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला सेम है वो कार्बोहाइड्रेट होगा, कभी जरूरी नहीं है, कभी जरूरी नहीं होता ऐसा। क्यों, क्योंकि सर इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या मैं कार्बोहाइड्रेट में काउंट नहीं करूंगा। इसी तरह तेरा लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, दूध में, ध्यान दियो, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3, C यहाँ पे OH, H यहाँ पे तेरा CWH। आई बात समझ? अब देख कार्बन काउंट करता हूं, 1 2 3, कार्बन कितने, 3। हाइड्रोजन काउंट कर, क्योंकि H2O है, बाद में देख लेंगे। हाइड्रोजन काउंट कर ले पहले, 1 2 2 3 5, 5 से 6, हाइड्रोजन कितने गुरुजी, 6। ऑक्सीजन काउंट कर, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन O3। तो तू इसको ऐसा लिख सकता है ना, C3H2O का होल थ्राइस,
C3H2 का होल है, जहां पे x बराबर कितना 3 और y बराबर भी कितना 3। मतलब गुरुजी फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट को फॉलो कर रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड तो एसिड होता है, ये कहां से कार्बोहाइड्रेट होगा। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, अर्थात इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, इसलिए इसका फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी ये कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करता। इसी तरह से तेरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसको फॉलो नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं तेरे, सारे के सारे क्या होते हैं, ये तेरे अपवाद होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। अब बात करेंगे गुरुजी कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक अवधारणा क्या थी। ये तो इस बात को गलत ठहरा दिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट को तूने तोड़ के बता दिया कार्बो प्लस हाइड्रेट मतलब कार्बन युक्त, जल युक्त कार्बन क्या कहलाते हैं मेरे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जबकि तो इसका फॉर्मूला ड्राइव किया तो पता चला इसके फॉर्मूले में तो बहुत सारी चीजें सेम आ जाती है, और भी मॉलिक्यूल्स इस तरह का फॉर्मूला रखते हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की जो आधुनिक परिभाषा है, कौन सी, कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा, मतलब लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आधुनिक परिभाषा। अब देख आधुनिक परिभाषा क्या, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखते जाना ये डेफिनेशन सभी कार्बोहाइड्रेट्स पे लगती है, तो इस चीज को ढंग से देख ले। जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसकी फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि गुरुजी वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स मेरा क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाशिक सक्रिय। अब बात आती है गुरुजी प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है और प्रकाशिक अक्रिय क्या होता है। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है जो पीपीएल को घुमा दे, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसा मॉलिक्यूल जो पीपीएल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा दे, किधर है, या तो लेफ्ट साइड घुमा दे या तेरा राइट साइड घुमा दे, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर नहीं घुमा दे, नहीं घुमा पाए तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो गुरुजी क्या मैं देखने जाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये बता। तुझे इतना सा ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल्स वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के केस में जो इसमें क्या पाया जाए, कायरल, क्या रहे, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, क्या हो, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अब बात आती है गुरुजी कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो अर्थात जिसमें कायरल कार्बन उपस्थित हो। अब बात आती है कायरल कार्बन क्या होता है वो देख, कायरल कार्बन का सीधा सा संबंध किससे होता है, ऐसा मॉलिक्यूल्स, ऐसा कार्बन, ठीक है, सच टाइप ऑफ कार्बन दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंसी दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में उपस्थित ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट फोर वैलेंसी, क्या रहे, डिफरेंट फोर वैलेंसी, कार्बन की चारों संयोजकताएं जिससे कार्बन से जुड़ने वाले चारों समूह क्या हो, अलग अलग हो, मेरा क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। छोटा सा यहाँ पे दिखा देता हूं मैं तेरे को कैसे बताते हैं। जैसे ये कार्बन है, इधर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, C2H5। तो ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर इसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट है, इसमें किरेल या कायरल कार्बन उपस्थित है। क्यों, क्योंकि सर इस कार्बन की चारों वैलेंसी, इधर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ, इधर C2H5 को जुड़ा हुआ है और इधर CH3, तो ये कंपाउंड्स क्या होगा मेरा, कायरल होगा, कायरल कंपाउंड्स भी होगा और कायरल कार्बन भी होगा। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अगर गुरुजी यहाँ पे भी OH होता तो ये कायरल नहीं होता, तो मैं स्टार से प्रदर्शित नहीं करता। तो किरेल कार्बन को किससे शो करते हैं अपन, सो बाई स्टार, ठीक है, मतलब स्टार से शो करते हैं कायरल कार्बन को। बैठ गई चीज समझ में, आगे इसको अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री में और इसकी बातें करेंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखें कि जो आधुनिक परिभाषा है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, किसकी रे, कार्बोहाइड्रेट, उसमें वो कंपाउंड्स क्या होना चाहिए मेरा, फर्स्ट कंडीशन है प्रकाशिक सक्रिय हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है उसमें, दूसरी जो भी बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और तुझे ध्यान में भी रखना, गुरुजी उसमें कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अब बात आती है गुरुजी कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप अपन सब 11th क्लास में पढ़े थे, तो कार्बोनिल ग्रुप दो होते हैं, एक तो तेरा एल्डिहाइड, एक तो तेरा एल्डिहाइड मतलब CHO समूह पर स्थित हो। दूसरा जो तेरा ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर इधर दोनों तरफ कार्बन जुड़े हो, ठीक है, वो मेरा कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। तो ऐसे ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप दो होते हैं
एक तो तेरा एल्डिहाइड, दूसरा क्या होता है तेरा कीटोन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा मेरा, ऐसा क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ तीसरी जो कि अहम कंडीशन है वो है कि उस कंपाउंड्स में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा गुरुजी, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। पॉली मतलब है बहुत सारे, कितने रे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या प्रेजेंट होने चाहिए उसमें, OH ग्रुप उपस्थित होने चाहिए। क्या कहलाएगा मेरा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इनमें से अगर एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही तो वो क्या नहीं है तेरा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। पहली बात, मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे गुरुजी, उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। हाँ अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बातें करी तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तेरा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। तीसरी चीज, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। क्या कहलाएगा मेरा, कार्बोहाइड्रेट। तो इन चीजों को जोड़कर अपन कार्बोहाइड्रेट की एक डेफिनेशन बनाते हैं हिंदी मीडियम में, सुनो पहले। वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं या जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे, कार्बोहाइड्रेट। या तो पहले से ही प्रेजेंट हो उसमें क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप है, या फिर उसका जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दें। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में उसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में थोड़ा सा। अब बात आती है गुरुजी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपन को मिलता कहां है। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देख ले कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहां है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहां कहां से मिलता है। पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अपन को कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से। कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। पेड़ पौधों में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। ध्यान दियो इस चीज के बारे में, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और लगभग कितना कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। अब इंग्लिश मीडियम में देखियो, अब जो भी तेरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी तेरे ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसमें होगी, प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होना चाहिए, मतलब हरे पेड़ पौधे होने चाहिए तेरे। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कितना परसेंट, 70% कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, CO2 प्लस H2 कैसे बनता है तेरा कार्बोहाइड्रेट, वो ध्यान दियो इस चीज के बारे में। CO2 प्लस H2 तो क्या बनेगा तेरा CH2O। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको X लगा दूं और इसको क्या लगा दूं, Y। ठीक है, या फिर मैं इसको Y कर दूं, X कर दूं। ठीक है, क्योंकि X Y से चलता तो ध्यान दियो, X और Y। तो क्या बनेगा गुरुजी, ये तो मेरे Y प्लस O2 कितनी X, O2 कितनी X, और जो ये बनता है ये मेरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है मेरा, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। तो देख ले सोर्स कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट गुरुजी मुझे हरे पेड़ पौधों से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा लगभग दुनिया का 70% कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि तू छोड़ता है, CO2। ठीक है, पानी जो तू पेड़ पौधों में डालता है, पानी तो नीचे से ऊपर जाएगा, CO2 ऊपर से पत्तियां गेन करेगी। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी वजह से तेरा उसमें प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है। और क्या, लाइट भी जरूरी है, प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। रात को कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना बंद कर देती है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है रात को। ध्यान दियो भाई
केवल दिन दिन में चालू रहती थी फैक्ट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि रात्रिकालीन उसको लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो रिएक्शन रुक जाता। तुझे पता है लाइट क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए। तू अभी बोल देगा कि गुरुजी कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करता है भाई धक्का। क्या करता है? धक्का देने का काम करता है। तो ध्यान दो इस चीज के बारे में, लाइट होना जरूरी है, ठीक है। इससे तेरे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट के वर्क होते हैं कहाँ काम में आता है? ये काम देख तू, काम क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट? मुझे खाने के काम में आता है। क्या काम करता है? खाने के काम में आता है। अरे तू खाता क्यों है? क्योंकि गुरुजी मुझे ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा काम करने के लिए, साथ में उष्मा भी चाहिए। क्या चाहिए? उष्मा। तो अपने शरीर में ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न करने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान दियो कार्बोहाइड्रेट का पहला उपयोग है ह्यूमन बॉडी में किसके लिए? ऊर्जा व उष्मा प्रदान करता है। दूसरा पादपों के लिए, जो पादप होता है ना, पादप है, ठीक है। पादपों में किसका निर्माण करता है? कंकाल का निर्माण करता है। तेरे भी कंकाल का निर्माण हड्डियां करती है, वैसे पेड़ पौधों में कंकाल का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा ये पादपों की भित्ति का निर्माण करता है। क्या करता है? पादपों की भित्ति का निर्माण भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ऊर्जा व उष्मा प्राप्त होती है, पादपों कंकाल का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ये इसके बिल्कुल कार्य है। अब देखते हैं गुरुजी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। तो क्या पढ़ेगा तू? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दियो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा। अब क्लासिफिकेशन दो के बेस्ड करता हूं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैं तो पहला क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, कौन सा है? फिजिकल। कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल। दूसरा जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगा वो कौन सा करूंगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान दियो भाई चीज में। फिजिकल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके बेस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएगा फिर? केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दियो भाई। सर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो तरह के आधार पर होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण मतलब उसको देख कर, उसको चख कर, चखना मतलब टेस्ट करना, उसको सूंघ कर, सूंघना मतलब स्मेलिंग करना, उसकी कैसी स्मेल आ रही है। आई बात समझ में? इन चीजों के आधार पर उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सर उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सी रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। जैसे एक सीधा सा सिंपल है, तुझे देखकर मैं तेरी फिजिकल स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि भाई तू कैसा है, कैसा दिखता है, तेरी क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज बता सकता हूँ। लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है इसको मैं नहीं देख सकता, ये इसको ना बता सकता, वो तेरी केमिकल रिएक्शन है। और तेरे जो बाहर की जो स्ट्रक्चर तेरा ढांचा है, ठीक है, तेरा जो कंकाल तंत्र है वो क्या तेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है। ध्यान दियो। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन है ये भी दो तरह का होता है, फिजिकल भी। कौन कौन सा होता है गुरुजी? वो ध्यान दियो भाई, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला तेरा टॉपिक भौतिक गुणों के आधार पर भौतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। पहला तेरी शर्करा और दूसरा तेरी अशर्करा। पहली तो तेरी शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, कौन सी? शुगर। और दूसरी तेरी अशर्करा, अशर्करा मतलब तेरी नॉन शुगर। ध्यान दियो। अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट इज शुगर, सेकंड इज नॉन शुगर। नाम से पता चला शुगर मतलब चीनी रे, क्या? चीनी। नॉन शुगर तेरा अलग है। ध्यान दियो, शुगर मतलब तेरी चीनी, चीनी को देख ले, अब चीनी दिमाग में आ जानी चाहिए, चीनी मतलब तेरी शुगर जो तू चाय में डालता है उसके बारे में क्या क्या जानता तुम? सॉलिड है क्या? ये लिक्विड में मिलती है तुझे? नहीं गुरुजी। किस में मिलती है? सॉलिड में। और साथ में कैसी होती है? क्रिस्टल फेज में होती है या फिर ऐसे जैसे चूना मिलता है तेरे को, या जैसे पाउडर फॉर्म में मिलती है वो? नहीं गुरुजी, क्रिस्टल।
ठीक है, क्रिस्टल फेज में होती है। जब एक दाने को उठाकर ऐसे देखना बिल्कुल दिखेगा तेरे को, वो क्रिस्टल फेज है। ठीक है, दूसरा क्या, चक्के देखा कभी तूने उसको, देखा है तो उसकी बता, चखा तूने उसको, हाँ कैसा होता है टेस्ट में, टेस्ट क्या होता है उसका, स्वीट, मीठा, कैसा मीठा, बिल्कुल गुरुजी मीठा। पानी में घुलता है बिल्कुल, बिल्कुल 100% सर, क्या सोल्यूबल, किसमें, वाटर में, H2 में क्या है, सोल्यूबल है। तो ध्यान दियो, तेरी जो शुगर, शुगर मतलब शर्करा, नॉन शुगर मतलब तेरी अशर्करा, नॉन शुगर मतलब तेरी अशर्करा। तो शुगर की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गुरुजी, देख क्या पढ़ रहा है तू, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल भी कितने, दो, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होती है, चीनी, चीनी को देखकर सोच चीनी के बारे में सोच थोड़ा सा, ओ गुरुजी वो तो सॉलिड होती है, क्रिस्टली होती है, बिल्कुल होती है गुरुजी, पानी में घुलती है, बिल्कुल चाय में घुलती है, तो चाय में पानी भी तो होता है, ठीक है, तो पानी में घुलती है, बिल्कुल 100% घुलती है। और क्या होता है, मीठी होती है, क्या होती है, मीठी। उल्टा कर दे सारी बातें, उल्टा कर दे, उल्टा कर दो, सॉलिड की जगह क्या उल्टा करूं, ना 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 बीरा, सॉलिड की जगह तो सॉलिड ही रखे, क्रिस्टल की जगह, क्रिस्टल की जगह नॉन क्रिस्टल, फिर एमोर्फस फेज में होती है, मतलब एक्रिस्टली होती है, क्या होती है, एक्रिस्टली है। ठीक है, ध्यान दियो इस चीज के बारे में, ठीक है, नॉन क्रिस्टल होती है, उसमें कोई भी क्रिस्टलीय प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल नहीं पाए जाते उसमें। ठीक है, दूसरी चीज उसका टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, टेस्टलेस होता है गुरुजी, क्या होता है, स्वादहीन होती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं आता। सोल्यूबल इन H2O, इनसोल्यूबल, क्या रहे, इनसोल्यूबल इन H2O, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं गुरुजी। सॉलिड, सॉलिड एक ही प्रॉपर्टी में, बाकी तो के नाम है जो है, ध्यान दो इस चीज के बारे में। सॉलिड होती है, क्रिस्टल, सॉलिड नॉट क्रिस्टल, ठीक है, टेस्ट स्वीट, टेस्ट लेस, soluble in H2O, insoluble in H2O। ये क्या होती है मेरी, शुगर और नॉन शुगर। किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट इज शुगर और सेकंड इज नॉन शुगर। अब बात रही, तू बेटा तो दिया गुरुजी, ध्यान दियो पहले, शुगर, शुगर कौन कौन से होते हैं, जैसे तेरा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें सब मीठी होती है, फ्रक्टोज, ये सारी की सारी क्या होती है, तेरी शुगर होती है, क्योंकि जो मीठी होती है। नॉन शुगर कौन कौन सी होती है, जैसे तेरा स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, पेड़ पौधों की छाल हुई, खा के देखना कभी, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आता है या नहीं आता मेरे को बताइए, ठीक है, तो वो टेस्टलेस होती है भाई, क्या होती है, टेस्टलेस होती है, इसलिए उसको नॉन शुगर में काउंट किया। अब आता है सर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है वो देख, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन देख, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस क्या होगा, किसके बेस्ड, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला मोनोसेकेराइड्स, ठीक, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, तीसरा, जो तीसरा क्लासिफिकेशन है तेरा वो पॉलीसेकेराइड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, क्या, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अर्थ याद हो जाएगा एक ही बार में, ढंग से पढ़ लियो इस चीज को। मोनोसेकेराइड्स क्या होती है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होती है और पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है, ध्यान दे इस चीज के बारे में। गुरुजी ये 3 सेकेराइड्स पढ़ेंगे, पहला मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। क्या होते हैं, अब देख, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका आगे जल अपघटन ना हो, मतलब हाइड्रोलाइसिस ना हो,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका आगे जल अपघटन ना हो क्या कहलाएंगे मेरे, मोनोसैकेराइड्स। हिंदी में सुन लिया, अब अंग्रेजी में देख ढंग से। ऐसे मॉलिक्यूल्स, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट फर्दर हाइड्रोलाइसिस आर नॉट पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते क्या कहलाएंगे मेरे, मोनोसैकेराइड्स। एक बार हिंदी में पढ़ लें, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में 2 या 2 से लेकर 10 तक 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्राप्त हो, उनको क्या बोलेंगे अपन, ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे रे, ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनको तो जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। इनकी क्या बातें करेंगे सर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले, क्या कहलाएंगे मेरे, पॉलीसैकेराइड्स। बेटी चीज समझ में, देखिए 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द मोनोसैकेराइड, सेकंड इज द केमिकल ओलिगोसैकेराइड, थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स का आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइसिस ही ना हो, वो अपने आप में 1 यूनिट है। अरे मान ले एक एटम है तेरे पास, ठीक है, मैं बोलूं इसका जल अपघटन करा, अरे जल अपघटन का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी डाल दे वो टूट जाए, कहां से टूटेगा, 1 यूनिट है, नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टूट जाए, ठीक है, क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। कितने, 2 से 10 तक की, ज्यादा नहीं, 2 से 10 तक की, ठीक है। यहां कितनी सर, बहुत सारी टूट जाए, ठीक है, बहुत सारे में टूट जाए, क्या मोनोसैकेराइड्स बन जाए, उनको क्या बोलूंगा मैं, पॉलीसैकेराइड। सिंपल सा समझ में आया। तो इसका क्या फर्दर हाइड्रोलाइसिस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, बिल्कुल सिंपल यूनिट होती है, सिंपल यूनिट्स होती है। क्या होती है मेरी, सिंपल यूनिट्स। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो देखने को मिलते हैं भाई अपन को, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। कौन कौन सी इसके एग्जांपल है तेरे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, ये जो भी तेरी कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये क्या होते हैं, कभी भी टूटते नहीं है पानी डालने के बाद में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोसैकेराइड यूनिट। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट, जिसका क्या हो, फर्दर हाइड्रोलाइसिस। पॉसिबल, और किसमें टूट जाए, कितनी यूनिट्स में, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाए, क्या कहलाएंगे मेरे, ओलिगोसैकेराइड। ध्यान दियो, ओलिगोसैकेराइड टूट जाती है और 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, ओलिगोसैकेराइड्स। ध्यान दियो, जब इसका जल अपघटन करता है, जब इसका तो हाइड्रोलाइसिस करता है, तो अगर 2 यूनिट बने तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स। क्या बोलेगा, जब 2 ही यूनिट बने तो उसको क्या बोलेगा, तो डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अगर 3 यूनिट मिले तो उसको ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। मान लेते हैं 4 यूनिट मिल गई, 4 यूनिट रहे, 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ध्यान दियो इस चीज में। इसके एग्जांपल, गुरुजी सुक्रोज, अरे सुक्रोज का जल अपघटन करवाता है, याद करिए, कुछ बचपन से पढ़ा है, C12H22O11 का जब मैं जल अपघटन कराता हूं, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होता है, जिसमें एक को तू क्या बोलता था, ग्लूकोज, एक को क्या बोलता था, फ्रक्टोज, अरे बोलता था, ये क्या होती तेरी सुक्रोज, ठीक है। जब तू सुक्रोज का जल अपघटन करवाता था तो क्या बनता था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इस चीज से एक चीज मेरे को पता चला, अरे तूने माल्टोज का नाम सुना है, क्या सुना है तूने, माल्टोज, किसका नाम सुना है, माल्टोज। इसको हटा देता हूं एक बार के लिए मैं, तूने किसका नाम सुना है, माल्टोज, माल्टोज का नाम सुना है, ठीक है। माल्टोज गेहूं में पाई जाती है। जब इसका तो हाइड्रोलाइसिस करवाता है तो 2 यूनिट किसकी प्राप्त होती है, ग्लूकोज की प्राप्त होती है। क्या मिलती है तेरे को, 2 यूनिट ग्लूकोज की प्राप्त होती है। देख, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जबकि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो देख, ओलिगोसैकेराइड्स यूनिट का हाइड्रोलाइसिस करने पर
दो इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है बाद एक ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करने पर जरूरी नहीं है दोनों सेम यूनिटी प्राप्त हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो सकता है दोनों अलग अलग हो। तो 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड मिलती है, 2 यूनिट जो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं, पर जरूरी नहीं है दोनों ग्लूकोज ही हो, मतलब दोनों सेम ही हो, दोनों डिफरेंट भी हो सकती है। तो ओलिगोसैकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दोनों जो मोनो डाइसैकेराइड यूनिट मिलेगी वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। आई बात समझ में? अब आता तेरा पोली, इसका जैसे सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह तेरा पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड तो सीधी सी बात है सर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो, इसमें मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जब तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स इकाइयां प्राप्त हो, एक हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज, 2 से 10 तक क्या ओलिगोसैकेराइड, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा लगा देना, वो तो जानता ही है। आगे देख पॉलीसैकेराइड, गुरुजी 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त हो कभी, जब तू उसका क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे, क्या कहलाएगा मेरा पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल तेरा स्टार्च हुआ, तेरा सेलुलोज हुआ, जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, सारी सारी क्या होती है तेरी पॉलीसैकेराइड्स यूनिट होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? अरे कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर करो एक बार, आगे की क्लास देखते हैं थोड़ी देर बाद।